आज की इस विशेष चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यूपी टीएट और दूसरी शिक्षक परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही सबसे ज़रूरी टॉपिक्स में से एक पर बात करेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बिल्कुल। और ये एक ऐसा नाम है जो हर किसी ने सुना तो होता है, पर इसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी है। हाँ, और हमारे पास कुछ बेहतरीन हस्तलिखित नोट्स हैं जो खास तौर पे एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो आज हमारा लक्ष्य है नोट्स को समझना, ताकि जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो आसानी से याद हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीन पियाजे ने बच्चों के विकास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया था। कैसे? उनसे पहले क्या सोचा जाता था? उनसे पहले ज्यादातर लोग ये मानते थे कि बच्चे बस छोटे वयस्क हैं, या एक खाली बर्तन की तरह जिनमें हमें बस ज्ञान भरना है। पियाजे ने आकर कहा, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, तो सबसे पहले ये जीन पियाजे कौन थे? नोट्स के हिसाब से वे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और उनके विचार के लिए एक काफी भारी भरकम शब्द इस्तेमाल हुआ है, कट्टर रचनावादी। हाँ, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ज्ञान कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। तो फिर बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, वो अपने अनुभवों से सीखता है। इसीलिए उनका वो प्रसिद्ध कथन है ना, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। हाँ, ये तो सुना है। लिटिल साइंटिस्ट्स। बिल्कुल। वे अपने आसपास की दुनिया के साथ लगातार प्रयोग करते हैं, अपनी थ्योरी बनाते हैं, उसे टेस्ट करते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर उसे बदलते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। नोट्स में एक समीकरण भी दिया है, वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी प्लस वातावरण यानी एनवायरनमेंट, और इन दोनों को मिलाकर बनता है विकास। हाँ, और पियाजे ने इस प्लस पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई लड़ाई नहीं है कि नेचर ज्यादा जरूरी है या नर्चर, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम पियाजे की 4 अवस्थाओं पर जाएं। उससे पहले कुछ मुख्य अवधारणाओं को समझना जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल, नींव को समझना सबसे जरूरी है। सबसे पहला है संज्ञान या कॉग्निशन, और नोट्स में यहाँ एक परीक्षा का भ्रम यानी एग्जाम ट्रैप भी बताया गया है। हाँ, और ये सबसे जरूरी बात है। भ्रम ये है कि बच्चे बड़ों से कम सोचते हैं। पियाजे ने कहा, कम नहीं बल्कि अलग सोचते हैं। उनका सोचने का तरीका, उनका तर्क ही हमसे अलग होता है। और सोचने का ये जो ढांचा है उसे नोट्स में स्कीमा कहा गया है, सूचनाओं के पैकेट्स। सही। स्कीमा को आप दिमाग का एक फोल्डर सिस्टम समझिए। हर चीज के लिए एक फोल्डर, कुत्ता का एक फोल्डर, गाड़ी का एक फोल्डर। अच्छा। और ये प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चा इन फोल्डर्स को बनाने की क्षमता के साथ ही पैदा होता है। तो यहाँ से बात और भी रोचक हो जाती है कि ये स्कीमा, ये फोल्डर्स बदलते कैसे हैं। नोट्स में अनुकूलन यानी एडेप्टेशन की प्रक्रिया बताई गई है। बिल्कुल। अनुकूलन का मतलब है वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना। और इसके 2 हिस्से हैं। हाँ। पहला है आत्मसात्करण यानी एसिमिलेशन। ये आसान रास्ता है। जैसे? मान लीजिए बच्चे ने एक काला कुत्ता देखा और कुत्ता का स्कीमा बना लिया। अब वो एक सफेद कुत्ता देखता है, वो सोचता है 4 पैर हैं, पूंछ है, भौंक रहा है, तो ये भी कुत्ता ही है। उसने नई जानकारी को पुराने फोल्डर में ही फिट कर लिया। ठीक है, ये समझ आया, स्कीमा वही रहा। लेकिन अब अगर वो एक बिल्ली देखे तो 4 पैर तो उसके भी है। बेहतरीन सवाल। अब दिमाग में एक छोटा सा संकट आएगा और यहीं से असली सीखना शुरू होता है। अब आती है दूसरी प्रक्रिया, समायोजन यानी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन? हाँ, अब बच्चे को समझ आता है कि ये जानवर पुराने फोल्डर में फिट नहीं हो रहा, तो उसे या तो अपना कुत्ता वाला फोल्डर बदलना पड़ेगा या फिर एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाना पड़ेगा, बिल्ली नाम का। सीखना असल में एक तरह का दिमागी असंतुलन है। जब तक सब कुछ आराम से एसिमिलेट हो रहा है, तब तक दिमाग मजे में। असली मेहनत तो अकोमोडेशन में लगती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और साम्याधारण या इक्विलिब्रेशन वो प्रक्रिया है जो इन दोनों के बीच संतुलन बनाती है। नोट्स में एक और शब्द है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। इसकी तुलना मॉल में सामान को अलग अलग रखने से की गई है। हाँ, वो बस इतना है कि जैसे जैसे ये स्कीमा बढ़ते जाते हैं, बच्चा उन्हें व्यवस्थित करना सीखता है। जानवरों को एक तरफ, गाड़ियों को एक तरफ, ताकि जानकारी को सही से इस्तेमाल किया जा सके। चलिए, अब सिद्धांत के सबसे प्रसिद्ध हिस्से पर आते हैं, विकास की 4 अवस्थाएं। ये सीढ़ियों की तरह हैं, एक के बाद एक। पहली है संवेदी गामक अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज। हाँ, ये जन्म से 2 साल तक होती है। तो इसमें क्या होता है? इसका नाम ही सब बताता है। संवेदी यानी सेंसेस और गामक यानी मोटर स्किल्स।
इस उम्र में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों से यानी आंख, कान, नाक, त्वचा से सीखता है, हर चीज को छूकर, देखकर और मुंह में डालकर। और इस अवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि? सबसे बड़ी उपलब्धि है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस? इसका मतलब है ये समझना कि अगर कोई चीज आंखों से ओझल हो जाए तब भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। अच्छा, जैसे? शुरू में अगर खिलौना छिपा दो तो बच्चे को लगता है वो गायब ही हो गया है। बिल्कुल। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। हाँ। लेकिन लगभग 8-9 महीने का होते होते वो समझने लगता है कि चादर के नीचे भी खिलौना मौजूद है। इसीलिए तो बच्चे पीकाबू या लुका छिपी का खेल इतना पसंद करते हैं। सही बात है। ठीक है, इसके बाद आती है दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल तक। हाँ, और यहाँ बच्चे को एक नई सुपर पावर मिलती है, प्रतीक यानी सिंबल्स का इस्तेमाल। अब वो भाषा का इस्तेमाल करने लगता है, एक छड़ी को घोड़ा बनाकर दौड़ा सकता है। लेकिन इस अवस्था में सोच की कुछ सीमाएं भी हैं। नोट्स में 2 बड़े अजीब शब्द हैं, जीववाद और अहं केंद्रित। जीववाद यानी एनिमिज्म। इसका मतलब है निर्जीव चीजों को भी जिंदा समझना। जैसे देखो, फर्श ने मुझे गिरा दिया, मुझे मारा। हाँ। और अहं केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म। क्या इसका मतलब स्वार्थी होना है? नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। इसका स्वार्थी होने से कोई लेना देना नहीं। ये एक संज्ञानात्मक सीमा है। बच्चा बस ये नहीं समझ पाता कि दुनिया को दूसरे के नजरिए से भी देखा जा सकता है। मतलब? उसे सच में लगता है कि जो वो देख रहा है या जो उसे पसंद है वही पूरी दुनिया की सच्चाई है। मुझे चॉकलेट पसंद है तो मम्मी को भी पसंद होगी। और इसकी सीमाएं परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे अपरिवर्तनीयता, इररिवर्सिबिलिटी। हाँ। बच्चा ये नहीं समझ पाता कि अगर 4 + 6 10 है तो 10 - 6 4 भी होगा। वो सोच को उल्टा नहीं कर सकता। और एक और है, संरक्षण का अभाव, लैक ऑफ कंजर्वेशन। अब ये क्या बला है? ये क्लासिक उदाहरण है। आप बच्चे के सामने 2 बराबर गिलासों में बराबर पानी रखो, फिर एक गिलास का पानी एक लंबे पतले गिलास में डाल दो, तो उसे लगेगा लंबे वाले में ज्यादा पानी है। भले ही उसने पानी को वहीं से आते देखा हो, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे पाता है, जिसे कहते हैं केंद्रीकरण या सेंट्रेशन। वो सिर्फ पानी की ऊंचाई देख रहा है, गिलास की चौड़ाई नहीं। ठीक है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल। यहाँ आकर बच्चे का तर्क विकसित होने लगता है। हाँ। यहाँ तर्क की शुरुआत होती है, लेकिन एक शर्त के साथ। वो क्या? तर्क सिर्फ मूर्त यानी दिखने वाली ठोस चीजों के लिए ही काम करेगा। सही। अब बच्चा पलटावी यानी रिवर्सिबिलिटी और संरक्षण दोनों को समझ जाता है। अब आप उसे पानी वाले गिलास से धोखा नहीं दे सकते। और वो आगमनात्मक तर्क भी सीखता है। इंडक्टिव रीजनिंग। सही। यानी कई उदाहरण देखकर एक नियम बनाना। जैसे कौवा उड़ता है, तोता उड़ता है, कबूतर उड़ता है, जी, तो इसका मतलब है कि पक्षी उड़ते हैं। और सबसे ऊंची अवस्था है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 साल और उसके बाद। हाँ। ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता आ जाती है। मतलब उन चीजों के बारे में सोचना जो सामने नहीं है, जैसे न्याय, ईमानदारी। बिल्कुल। और साथ ही निगमनात्मक तर्क यानी डिडक्टिव रीजनिंग भी विकसित होता है, जो आगमनात्मक का उल्टा है। हाँ। अब वो एक सामान्य नियम से शुरू करके एक विशिष्ट उदाहरण तक जा सकता है। वो परिकल्पनाएं बना सकता है, अगर ऐसा होता तो क्या होता। ये असली वैज्ञानिक सोच है। तो ये पूरा सिद्धांत बहुत प्रभावशाली है, लेकिन नोट्स में इसकी कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र है। हाँ, और वो जानना भी जरूरी है। पहली आलोचना ये है कि पियाजे ने इन चरणों को बहुत स्थिर मतलब रिजिड माना, जबकि ऐसा नहीं है। सही माहौल से विकास तेज हो सकता है। और दूसरी और सबसे बड़ी आलोचना ये है कि उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और यहीं पर वो प्रसिद्ध विवाद सामने आता है, पियाजे बनाम वाइगोत्स्की। बिल्कुल। पियाजे का मानना था कि विकास से अधिगम होता है, डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग। मतलब पहले दिमाग विकसित होगा, फिर बच्चा सीखेगा। हाँ, लेकिन वाइगोत्स्की ने इसे बिल्कुल उल्टा कर दिया। उनका मानना था कि अधिगम से विकास होता है, लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। मतलब सीखना ही दिमाग के विकास को आगे बढ़ाता है। सही। उनके लिए सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया थी, और ये बच्चों के बौद्धिक विकास को देखने के 2 एकदम अलग दृष्टिकोण हैं। अंत में
नोट्स में एक क्विक एग्जाम चीट शीट दी गई है जो दोहराने के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें मुख्य शब्दों को उनकी अवस्थाओं से जोड़ा गया है। हाँ, जैसे वस्तु स्थायित्व को संवेदी गामक से और संरक्षण या तर्क को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से जोड़ना, ये एग्जाम के लिए बहुत काम का है। तो हमने स्कीमा से लेकर विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं तक बहुत कुछ कवर किया। अब ये साफ है कि पियाजे का काम शिक्षा के क्षेत्र में इतना फाउंडेशनल क्यों माना जाता है। बिल्कुल, इन अवस्थाओं को समझना शिक्षकों को उम्र के हिसाब से सही शिक्षण रणनीतियां बनाने में बहुत मदद करता है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। पियाजे ने अपना ये सिद्धांत दशकों पहले विकसित किया था। आज की दुनिया में जहां छोटे छोटे बच्चे भी डिजिटल स्क्रीन और एआई के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये तकनीक उनकी इन संज्ञानात्मक अवस्थाओं की यात्रा को कैसे प्रभावित कर रही होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये तकनीक उन्हें इन अवस्थाओं से ज्यादा तेजी से गुजार रही है? या शायद उनकी सोचने की प्रक्रिया को ही बदल रही है। हो सकता है एक बच्चा जो एलेक्सा से बात करके बड़ा हो रहा हो, उसके लिए जीववाद का मतलब ही कुछ और हो। ये सोचना वाकई दिलचस्प है। ये तकनीक उनकी संज्ञानात्मक यात्रा को कैसे बदल रही है, ये शायद हमारे समय का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल है। और ये सोचने वाली बात है।